नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जी हां, हमारे देश में नारी का स्थान पूजनीय है, सम्माननीय है। और हो भी क्यों ना, गांव हो या शहर, हर जगह हर काम में नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, हर काम में सहयोग करती है। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और कृषि एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। भारतीय जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, गांव में खेती किसानी के अलावा पशुपालन और इससे जुड़े दूसरे कामों में महिलाओं का योगदान काफी अहम रहता है। कृषि और इससे जुड़े अन्य कार्यों में महिलाओं के योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला किया था। ये फैसला कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका रेखांकित करने के लिए लिया गया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने खास कार्यक्रम सशक्त नारी उज्जवल गांव में अपने मेहमानों के साथ कृषि में महिलाओं के योगदान, गांव देहात के विकास में महिलाओं की भूमिका और इससे जुड़े अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सशक्त नारी उज्जवल गांव पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम तिवारी, संयुक्त निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक केवीके उज्जवा से। हमारे साथ मौजूद हैं कविता अशोक जी, जो कि एक समाज सेविका हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सफल महिला किसान रुचि माथुर जी। और रुचि माथुर जी के बारे में तमाम जानकारियां हम जरूर जानेंगे और देखेंगे कि उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया और कौन से क्षेत्र से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज वो कहां आकर ठहरी हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। महिलाएं आज घर की जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने परिवार को सुदृढ़ रखने में सक्षम हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बनी हमारी रुचि माथुर, जिन्होंने अचार बनाकर अपने परिवार का ही नहीं बल्कि आसपास की महिलाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाई। रुचि जी हमेशा से जुझारू रही हैं। हमेशा से एक वर्कोहॉलिक रहे तो ये था कि कुछ ना कुछ तो काम करना है, घर छोड़ना नहीं है, घर से ही कुछ बिजनेस शुरू करना है। एक थॉट आया कि अचार बनाते हैं और मार्केट में सेल करेंगे, अच्छी क्वालिटी का होममेड, जिसमें कि केमिकल्स बेस्ड ना हो, जो घर की तरीके से बनता है हाइजीनिक वैसा ही बनाएं। इनके पति ने भी उनका पूरा सहयोग किया उनके अचार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। डिस्कशन हुआ कि भाई हम अचार का काम करना चाहते हैं। हमने फुल्ली सपोर्ट और फुल्ली मन के साथ मैं इनके साथ एसोसिएट हो गया। तो अभी आपने रुचि माथुर जी के जीवन के बारे में तमाम जो है वो जानकारियां हासिल की और कार्यक्रम में आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पर उनसे रूबरू ज़रूर होंगे। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर पूनम, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, कृषि में महिलाओं के योगदान के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में निरंतर जो है वो आगे बढ़ रही हैं, प्रगति के पथ पर आगे चल रही हैं। धन्यवाद ज्योत्सना जी। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सबको बधाइयाँ, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है जहां महिलाओं के उत्थान, महिलाओं की उन्नति और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया जाता है। और जिसके कि हम स्वागत योग्य है ये बातें, क्योंकि इसी तरीके से कृषि मंत्रालय भी महिला किसान दिवस का आयोजन करता है हर साल है 15 अक्टूबर को, जो कि हमने 2018 से सिलसिला शुरू किया था और वो अभी तक लगातार जारी है। जहाँ बात होती है कृषि में महिलाओं के योगदान की, तो महिलाएं जो है वो आप देखोगे कि सभी तरह से, कहीं जहाँ कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, या फिर आपकी किसी भी तरह का क्षेत्र, सब में महिलाएं अपना योगदान देती, चाहे वो घर में बच्चे को देखना है, चाहे वो खेती में जाकर रुपाई जुताई
खरपतवार का कार्य, सारा सब तरह का कार्य महिलाएं करती हैं। जी। तो जहां बात होती है महिलाओं के योगदान की, तो महिलाओं की योगदान अतुलनीय है, जिनके और सराहनीय है, जिसको कि कोई आका नहीं जा सकता है। जी। भारत में आप पाओगे कि महिलाएं 80%, लगभग 80% महिलाएं खेती के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, विभिन्न आयामों से, विभिन्न तरह के इंटरप्राइजेस से, जिसमें कि जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि महिलाएं ड्वेल लेबर झेल रही हैं, यानी कि दुगनी मार उनको मिलती है, दुगना उन पे बोझ है कार्य का, क्योंकि महिलाएं पूरा घर संभालती हैं, अपने पूरे परिवार को संभालती हैं। और जहां खेती की बात आती है वहां सबसे ज्यादा जो आपका बैक ब्रेकिंग काम, जिसको कि हम लोग ड्रजरी वाला वर्क कहते हैं, जिसमें कि ज्यादा महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रुपाई हुआ या फिर खरपतवार नियंत्रण हुआ, तो इन सब में महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं पशुपालन में भी हैं, पशुपालन तथा महिलाएं मूल्य संवर्धन की जब बातें आती हैं, जब घर में आपके पास खेती करके सारा सामान घर पर आ गया है, कृषि उत्पाद है, उसका कैसे कर प्रसंस्करण करना, किस तरीके से स्टोरेज करना, किस तरीके से उसको सही ढंग से रखना है, ये सारा कार्य भी महिलाओं के जिम्मे ही आता है। तो जहां बात आती है महिलाओं के योगदान की, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं कहिए कि अनगिनत है, इसमें आपकी कोई एक हिसाब किताब हम नहीं कर सकते। ये कर सकते कि महिलाएं हैं और उनको हमेशा सराहा जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो किसी और इंटरप्राइजेज में हो, चाहे पशुपालन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने बातों बातों में प्रसंस्करण की बात करी, तो आइए रुक करते हैं डॉक्टर ऋतु का। डॉक्टर ऋतु, गांव के विकास के लिए अगर हम बात करें कि तो गांव की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो महिलाओं को कहा जाता है, तो किस तरह से गांव के विकास में महिलाओं का योगदान है, और खासकर अगर हम बात करें फसलों के प्रसंस्करण के बारे में या फिर अपनी आमदनी में इजाफा करने के बारे में, अपने परिवार को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के बारे में, किस तरह से महिलाओं का योगदान इसमें अतुलनीय है? जैसे सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी, हमारे महिलाओं को, खासकर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले समय में हम महिलाएं जैसे आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती रहें, यही मेरी कामना है। तो जैसा मैं डॉक्टर पूनम ने बताया कि महिलाओं का योगदान अतुल्य है, ये सही है। पर जैसे आप गाँव की बात करें कि गाँव में कैसे वो काम कर रही हैं जिससे उनको घर को बढ़ावा मिले, क्योंकि एक रीढ़ ही बोला जाएगा एक परिवार की, क्योंकि और खासकर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी महिलाओं की पूरी भूमिका है, वो भी रीढ़ ही है, पर गांव में ज़्यादा इसलिए क्योंकि काम का भार उन पे ज़्यादा होता है। उनको अपने जो भी परिवार के पुरुष हैं उनके साथ खेती में साथ साथ जुड़ी रहती हैं, बुआई कर रही हैं, किसान अगर आगे चल रहा है तो बीज वो पीछे से बो रही हैं। निराई गुड़ाई में अगर बीज बो दिया तो महिलाएं आगे उसकी निराई गुड़ाई करेंगी, पानी देने का समय आया तो महिलाएं आके अपना वो पानी चलाएंगी, सिंचाई करेंगी। फिर जब कटाई की बात आती है तो कटाई तक तो किसान ने कर दिया कि हाँ चलो ये मेरा काम हो गया, अब काम तुम्हारा, तो फिर वो भी महिलाएं करती हैं कि इसको भंडारण कैसे करना है। तो इसी में फिर हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि महिलाओं की पूरी भूमिका देखते हुए, जबकि मैं सिर्फ अभी कृषि की बात कर रही हूँ, कृषि आधारित और उद्योग जो हैं अभी उस पर अभी मैं नहीं आ रही, जिसमें भी उनकी भूमिका है, जिस उनकी अहम भूमिका है। तो वहीं पे जब आता है कि अब उनको आ गया कि उनके पास अनाज आ गया या फल सब्जियां आ गई और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई, तो वो क्या करें। तो ऐसे में जो हमारे देश के हर जिले में आज कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से इनका काम शुरू हो जाता है। वैसे तो उगाई से होता है, पर कटाई के बाद कि किसान और महिला किसान दोनों मेहनत से इतना फसल जो भी लगा रहे हैं उसका उसको सही दाम मिल सके, तो हम लोग इसमें उनको प्रसंस्करण विधियाँ बताते हैं। और वो भी उनके वहाँ पे, जैसे अब गेहूं का समय है, अब अप्रैल में आपका गेहूं की कटाई हो जाएगी, तो वो गेहूं अपने घर में लाएंगे तो उसका भंडारण आपने कैसे करना है, वो हम अभी से ही उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर देंगे, आपने भंडारण कैसे करना है, क्योंकि अनाज का एक एक दाना कीमती है, तो उसको कैसे संरक्षित रखना है, तो वो उसको हम उनको महिलाओं को ही हम जाके ये सिखाते हैं कि आपने कैसे उसका करना है। फिर आपने आता है कि गेहूं का और आप रूप क्या बदल सकते हैं, तो उसका हम कहते हैं प्रसंस्करण करिए। सीधा आप गेहूं को मंडी में ना ले जाके उसके उत्पाद बनाएं, आप आटा बना के, आप दलिया बना के, आप सूजी बना के, आप मैदा बना के, कई ऐसे उत्पाद हैं वो आप बनाएं। तो जब उसकी बात आती है तो उसमें भी हमारी महिलाएं आगे बढ़कर आती हैं कि हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि संगठित करें, यानी एक समूह में लाएं, जिससे वो काम को आसानी से कर रहे हैं। एक महिला अगर दलिया बनाने का काम कर रही है तो दूसरी पैकिंग का काम कर रही है और तीसरी मार्केटिंग का।
तो ये एक संगठन हम कोशिश करते हैं कि बन जाए, क्योंकि एक आपका क्लस्टर बना हुआ है। जैसे एक हम बात करें फसल की, जैसे गेहूं की फसल है तो पूरे 3-4 गांव में गेहूं हो रहा है, तो हम उनको सम्मिलित करना चाहते हैं कि सम्मिलित हो जाए और फिर वो उसका प्रसंस्करण करें और फिर एक उसका व्यवसाय शुरू करें जी। तो इस तरीके से हम लोग प्रसंस्करण से उनको जोड़ने का काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हर एक क्षेत्र है, चाहे वो खेती किसानी का क्षेत्र हो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर प्रसंस्करण की, तमाम चीज़ों के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं वो किसी से भी कम नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि महिला के बिना जो है वो कोई भी काम पूरा हो नहीं सकता। अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पर कविता अशोक जी से। आपने चकाचौंध की दुनिया बॉलीवुड के बारे में सुना होगा और आप सभी उससे कहीं ना कहीं आप वाकिफ भी हैं। चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर महिलाओं के लिए काम करना, समाज के लिए सेवा करना, ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया से निकल कर आते हैं जहाँ पर तमाम जगह आपके पीछे लोग घूमते हैं, आप लोगों की निगाहों में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन एक वो दुनिया छोड़ और एक ऐसी दुनिया में आना जहाँ पर अपने आप को समर्पित कर देना लोगों के लिए। कविता अशोक जी, क्या बताएंगी इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब महिलाओं को, भारत की बेटियों को नमन करती हूँ कि इस दिन जो है हम सब संगठित होकर एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं सोचती हूँ ये वादा होना चाहिए कि महिला महिला को ना काटे। मेरा तो ये सपना है ऐसा देश हो हमारा कि मैं पूनम जी को सपोर्ट करूं और ऋतु जी मुझे सपोर्ट करें और रुचि जी आपस में सपोर्ट करें, क्योंकि जब हमारी मुट्ठी बनती है तो हम, मेरे ख्याल से, सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो जो नारी का रूप था, मैं, अगर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरा ये चेंज कैसे है, तो मैं कहूँगी पहले जो मैं काम करती थी वो समझ लीजिए कि लक्ष्मी का रूप थी, कि श्रृंगार और सौंदर्य। अब जो मैं काम करती हूँ ज़मीनी तौर पे उतर कर, और ऐसी महिलाओं के लिए ज़्यादातर मैं स्वास्थ्य पे काम करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अब वो दुर्गा का रूप है। आप देखिए एक महिला के कितने रूप हैं, तो हमने सोचा कि हमने एक रूप तो कर लिया 15-20 साल, अब ऐसा काम करें कि जो ज़मीन पे उतर करें। और अपने साथ वाली माँ बहन बेटियों के लिए मैं चाहती थी कि मैं उनके स्वास्थ्य पे काम करूं, क्योंकि मुझे लगता है महिला जो है सबका काम करती है, पूर्ण तरीके से समर्पित होती है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती। तो मेरा फोकस जो था वो मेरे दिल में चाहती हूँ ऐसा काम करूं, तो मैंने फिर वो ग्लैमर की दुनिया 15-20 साल काम करके छोड़ी और अब मैं बिल्कुल स्लम्स में इधर उधर, आप सोचिए जूते पहन के और बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से होता है पूनम जी, जो मतलब आप समझिए कि ज़मीन में घुस करके और गाँव और हर जगह जा करके जगह जगह कैंप लगाती हूँ, हेल्थ कैंप, और महिलाओं के साथ पौधे भी लगवाती हूँ स्कूलों में इधर उधर। तो मतलब कहने का है कि मेरे ख्याल से ये दिल में ही कोई चेंज हुआ होगा, कोई आवाज आई कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर जाऊं। बिल्कुल, अंतरात्मा की जब आवाज हमें सुनाई देती है तब हमारी दुनिया जो है वो एक दूसरी ही ओर पलट जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ रुचि माथुर जी के साथ। आइए उनका रुख करते हैं। रुचि जी, अभी आपने आपके बारे में एक आपकी जीवन की जो है वो कहानी देखी। आपने एक शिक्षिका के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज आप प्रसंस्करण करती हैं जो खाद्य पदार्थ है, उनके बारे में क्या बताएंगे अपने जीवन के बारे में आप? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन जो है नारी शक्ति के जागरण और उसके सेलिब्रेशन का है। नारी दुर्गा का रूप है और दुर्गा सबकी जननी है, तो नारी जननी है, नारी शक्ति स्वरूपा है। तो आज के दिन हम सब मिलकर के महिला दिवस मनाते हैं और एक उत्सव का रूप देते हैं, सम्मान करते हैं महिलाओं का। तो सबको बधाई मेरी तरफ से महिला दिवस की। और जहाँ तक मेरी यात्रा का प्रश्न है, मैं पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी और 10 साल पढ़ाया मैंने। फिर जैसे सभी महिलाओं की एक जिम्मेदारी होती है, एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने परिवार को, अपने घर को समय देना होता है, तो मुझे छोड़ना पड़ा जॉब। फिर उसके बाद ये था कि अब घर से बाहर निकलने का मन नहीं था, लेकिन ये था कि इतने एजुकेटेड हैं, एक टीचिंग जॉब में आने के बाद एक दृष्टिकोण आपका बहुत व्यापक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं समझ आती हैं आप देखने लगते हैं, आपकी निगाह बदल जाती है, बहुत पारखी निगाह हो जाती है आपकी। तो बहुत कुछ, अच्छा खाना बनाने का शौक़ भी था, तो ये था कि
मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं बहुत अडल्ट्रेटेड मिल रही हैं, केमिकल बेस्ड मिल रही हैं। तो ये था कि एक शुद्ध भोजन लोगों को मिले, हमारा एक छोटी सी शुरुआत हो, एक नया रिवॉल्यूशन हम शुरू कर सकें कि जिससे लोगों को अच्छी चीज़ें दे सकें। तो धीरे धीरे ये था कि अब करा क्या जाए। तो फिर कुछ ऐसा समय ने मोड़ लिया कि रितु मैम से हमारी मुलाकात हुई। हमने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद लगा कि हाँ हम काम कर सकते हैं और जानकारियाँ काफ़ी मिली। फिर धीरे धीरे हमने फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया, जो फल सब्जियों के प्रसंस्करण का काम शुरू किया। धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया, लोगों को पसंद आने लगा और अब तो ये है कि 4 साल हो रहे हैं लगभग मुझे काम शुरू करे हुए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों को पसंद आता है, लोगों में भी जागृति बढ़ी है और लोग चाहते हैं कि शुद्ध चीज़ें खाने को मिलें। तो आप सबका सहयोग रहा, सबका एक उत्साहवर्धन था कि जिससे कि मैं आगे काम को बढ़ा सकी। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था टीचिंग प्रोफेशन का वो बहुत काम आया, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो शायद उतना नहीं सीखते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। तो वो चीज़ जो है वो एक मिली और एक जो एज अ टीचर एक दृष्टिकोण जो बना कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है, वो उसने मुझे बहुत हेल्प करी और मैं आज काफ़ी आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। और सभी मेंटर्स का एक सहयोग है, रितु मैम का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें और बहुत अच्छा लगता है काम करके। जब हम लोगों को, महिलाओं को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, समाज के लोग बहुत तारीफ करते हैं, हमें एक आइडियल के रूप में देखते हैं कि हाँ हम घर में रह कर के भी काम कर सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है काम करके और साथ साथ एक ये सेटिस्फैक्शन भी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जी। हम एक अच्छी चीज़ लोगों को दे रहे हैं और केमिकल बेस्ड और गलत चीज़ों से हम बाहर निकाल के ला रहे हैं लोगों को जी। बिल्कुल, थैंक यू जी। बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारी चर्चा है उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी उठती है कि अभी हमने पिछला जो 2020 साल था काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा था, क्योंकि कोविड के चलते सब कुछ ही कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िंदगी थी वो ठप हो गई थी। लेकिन महिलाएं उसके अंदर तब भी नहीं रुकी, निरंतर जो है वो आगे बढ़ती चली गई और लोगों के लिए, चाहे बात हो सेवा करने की या फिर बात हो लोगों का पेट भरने की, महिलाओं ने अपने कदम नहीं रोके। डॉक्टर पूनम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि देश में महिलाओं की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है? कुल आबादी का लगभग 80% हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि महिलाओं का एक बहुत मुख्य योगदान है। जब हम बात करते हैं तो लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं जो खेती और किसानों के उसमें अंतर्गत आती हैं तथा वो खेती के किसी न किसी अलग अलग आयामों एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई हैं। और हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जब स्वनियोजन की बात आती है, जहाँ की महिलाएं खुद कार्य कर रही हैं किसानों में, तो वहाँ पर 33% के आसपास महिलाएं, 33% की महिलाएं इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से जब महिला कृषक श्रमिक की बात करते हैं तो उसमें भी 48% की महिलाएं कृषक श्रमिक की तरह हैं तथा वो या तो वो किसान की तरह हैं। फिर आप बात करेंगे जबकि किसान के पास, हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल होल्डिंग्स की, यानी कि जिसमें महिलाएं खेती योग्य जमीन उनके नाम पर है, तो इसमें भी लगभग 14% मानी, क्योंकि डेटा 13.96 का है, तो लगभग 14% महिलाओं के पास खेती योग्य जमीन उनके अपने नाम पर है, जिस पर कि खेती करती है। पूरे भारत की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस पर काफ़ी काम कर रहा है कि महिलाएं कैसे करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं, कैसे मुख्य धारा में आ सकती, क्योंकि कृषि मंत्रालय में ये सोच नहीं है कि हमें सिर्फ महिलाओं को विकास करना है, हमें महिलाओं को साथ लेकर विकास करना है। इस पर जोर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें उन्नत महिला उन्नत कृषि की बात करनी है। अभी हम बात करते हैं कि किसानों की आय को दुगुना करना है, तो ये सब बातों को जब आप ध्यान देखोगे तो आप पाओगे कि हमें महिलाओं को मुख्य धारा में लाना है, उनको सही जगह देनी है जहां पर कि वो किसानों, मतलब कृषकों के साथ, कृषक की परिभाषा में महिलाओं को जोड़ दिया गया है। आप ये भी बात जानते हो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत महिलाओं को कृषक के परिभाषा में भी जोड़ा गया है, मुख्यतः स्पेशली कि महिलाएं भी कृषक है। कोई अलग से हमें नहीं कहना पड़ेगा विमेन फार्मर, जो हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं कि महिला कृषक सारे हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो खेत में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये है पूरा कि महिलाओं का कि किस तरह का योगदान है कृषि में। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी अब जो है वो बात की जाती है कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बने, और बात क्या की जाती है, कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और जैसे कि हम अपने कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या किसी तरीके की कोई योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं उन्हें और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या फिर खेती के अलावा कोई और भी क्षेत्र है जिसमें उन्हें जोड़ा जा रहा है, जैसे बात हो पशुपालन की या मधुमक्खी पालन की, जिसे आसानी से जो है वो हमारी महिलाएं कर सकती हैं?
जी बिल्कुल है। अब जो योजनाएं जितनी भी आ रही हैं हमारे कृषि से और कृषि संबंधित क्षेत्रों में, तो उसमें अब वो किया ही नहीं गई है कि ये महिला के लिए है या पुरुष के लिए, दोनों के लिए है। अब हम इस चीज़ पे आ रहे हैं कि दोनों के लिए वो योजनाएं हैं। कृषि मंत्रालय की तो हमारी है ही कृषि की योजनाएं, जितनी बागवानी हमारा जो मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत भी हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालन में, क्योंकि ज़्यादा काम पशुपालन का पूरे देश में अगर हम देखें तो महिलाएं ही करती हैं। पशुपालन का सारा उनका खान पान, खिलाई पिलाई, दूध निकालना, सब करना, बस बेचने का काम हमारे पुरुष लोग करते हैं, पर बाकी कहेंगे 90% काम तो वही करती हैं। तो इसमें भी जो योजनाएं हैं कि आपने अगर डेयरी उद्योग शुरू करना है, आपने अगर उद्योग लगाना है या आपने भैंस खरीदनी है, तो आपको छोटे योजना से लेके, यानी कि एक भैंस खरीदने से लेके 10-20 भैंस तक का पूरा यूनिट लगाने के लिए आपको योजना है, जिसमें महिला क्या पुरुष क्या दोनों को ही दिया गया है। बस इसमें ये रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा हमारा ऋण कम होता है और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस ये फ़र्क किया गया। ऐसा ही हमारा एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है खादी विलेज कमीशन का, जिसमें क्या होता है कि आप छोटे उद्योग से भी कोई भी उद्योग शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कृषि आधारित हो चाहे गैर कृषि आधारित हो। जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, ये आपके थोड़े से गैर कृषि आधारित आ जाते हैं, तो इनके लिए भी ऋण मिलता है, जिसमें आपका 2 लाख से लेके 25 लाख तक का ऋण है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 35% की रियायत दी जाती है, शहरी क्षेत्र के लिए 30% की रियायत दी जाती है। ठीक है। और ऐसे ही पुरुषों के लिए भी यही सेम है कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 35% है, तो 30% शहरी क्षेत्र के लिए। तो इसमें ये नहीं फर्क किया गया कि महिला है तो स्पेशल क्या, नहीं, महिला है तो बराबर उनका भी हक है। तो खाद्य प्रसंस्करण की बात करी जाए, अभी पिछले साल ही खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय हमारा बन गया है, उसने कोरोना काल के समय ही बहुत अच्छी एक योजना शुरू करी थी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को, जो हमारे पास लगभग 25% हमारे देश में जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, मतलब हैं पर कहेंगे सही तरीके से नहीं है, मतलब व्यवस्थित नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको व्यवस्थित करने के लिए प्रसंस्करण मंत्रालय ने योजना शुरू करी है। बिल्कुल, हम जरूर यहाँ पर डॉक्टर ऋतु चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सशक्त नारी उज्जवल गांव के बारे में। और यहां पर हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं और हम तमाम जो है वो यहां पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत की कुल आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। देश की कुल महिला कामगारों में से लगभग 89.60% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इनमें से 87% कृषक और कृषक श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। देश की कुल 8.98 करोड़ महिला कामगारों में से लगभग 2.22 करोड़ महिला कृषक, 2.87 करोड़ कृषि श्रमिक, 0.13 करोड़ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि वानिकी में महिलाएं हैं, जबकि शेष अन्य विभिन्न कार्यों में लगी हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को देश की असली वर्किंग वुमन कहा जा सकता है।
देश में एक ग्रामीण पुरुष साल भर में 1800 घंटे खेती का काम करता है, जबकि एक ग्रामीण महिला साल में 3000 घंटे खेती का काम करती है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को अन्य घरेलू काम भी करने पड़ते हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इसमें पौध लगाना, खरपतवार हटाना और कटाई के बाद की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी शामिल है। बागवानी में भी महिलाएं अहम योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। इसमें दुधारू पशुओं को चारा खिलाना, दूध निकालना और पशु आवास, पशु की साफ सफाई आदि के काम शामिल हैं। चारा इकट्ठा करने में भी महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार भी महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कार्य कर रही है। सरकार की ओर से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो ग्रामीण और कृषक महिलाओं के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसी ही एक योजना है। ये योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। इससे ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी समेकित कृषि प्रणाली, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि में महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उन्हें विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खेतीहर ग्रामीण महिलाएं भारतीय कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और अब रुक करते हैं कविता जी का। कविता जी, जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो है वो कई तरह के काम करती हैं और 2020 जो है वो काफ़ी भारी वर्ष था और किस तरह से उस दौरान कोविड के समय में किस तरह से आप लोगों ने महिलाओं की जो उनका स्वास्थ्य है या फिर जो लोग हैं किस तरह से आप लोग आगे आए और कैसे आपने इसमें काम किया? देखिए, मुझे लगता है जो ये कोविड-19 का जो साल निकला है वो सबके लिए ही बहुत ही कठिन था, मगर बहुत सराहनीय है कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के काम किया है। ना सिर्फ शहरों में, हम सिर्फ महिला डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे, मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो ज़मीनी तौर पर आगे बढ़कर ग्राउंड लेवल पे हेल्थ वर्कर्स की तरह से जगह जगह हर गली नुक्कड़ पे काम कर रही थी और मैंने खुद देखा है और उनके साथ खड़े होकर के मैंने महसूस किया कि कितनी हिम्मत है इन महिलाओं में। आप ये कहेंगे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मगर जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा और जो डेडिकेशन है, वो जो है ना, वो बहुत ही मुझे खुद को आश्चर्य हुआ देख करके कि हमारे देश में हर महिला जो है वो अपने आप में दुर्गा का रूप है, वो कुछ भी कर सकती है, इतनी शक्ति है उसमें। अब आप देखिए कि क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ तो मैं एक बिजनौर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। वहाँ की महिलाओं ने एक दिन में इस वक्त जो है, जो कोविड वाले साल में 50-50 हज़ार मास्क बनाए, निकाले लोगों ने इकट्ठे बैठकर। गांव की महिलाओं ने ऐसे संगठित होकर के 50 हज़ार मास्क एक दिन में बनाए उन्होंने। कितनी कमाल की बात है, देखिए कोई छोटी संख्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि यूपी की गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि उन्होंने 1 लाख मीटर कपड़ा जो है खादी ग्राम उद्योग से इन महिलाओं को दिया ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और अच्छा काम करें। तो आप समझिए कि दोनों तरफ से जो है तालमेल ठीक बैठा कि महिलाओं ने भी बढ़कर काम करने की इच्छा रखी और सरकार की तरफ से एक अच्छा प्रोत्साहन मिला और सराहनीय काम हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम पर जो है, जो मानसिक तनाव का जो एक बहुत बड़ा जो एक भय सा बैठा हुआ था हर घर परिवार में, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो,
हर जगह जो था किसी ना किसी परिवार के सदस्य को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अकेला महसूस कर रहा था या डिप्रेशन में जा रहा था या मायूस हो रहा था। उसमें भी मैं कहती हूँ हर महिला का बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है। हर माँ बेटी ने अपने घर वालों को भी संभाला और खुद को भी संभाला। तो स्वास्थ्य जो है महिला अपना नहीं संभालती, पूरे परिवार का संभालती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा देश और राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है। बिल्कुल। रुचि जी, जैसे कि अभी आपने अपने जो है वो जीवन के बारे में बताया, अब जिस तरीके से आप इस क्षेत्र में काम करें, जैसे कि आप प्रसंस्करण आपने बताया कि आप कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़े हैं इसके अंदर? आपने क्या किसी और कुछ और महिलाओं को भी क्या जोड़ना चाहा है इसमें? जी हाँ, कोई भी काम जो है वो अकेले तो हो नहीं सकता, और ये हमारा जो काम है ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। तो हमारे घर के आसपास जो कुछ महिलाएं हैं जो कि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रहती हैं, तो मेरा एक ये क्राइटेरिया रहा है कि हाइजीन मेंटेन करी जाए। तो मेरे पास इस समय 2 महिलाएं परमानेंट काम कर रही हैं, और जब सीज़न होता है, जैसे सब्जियां आ रही होती हैं तो कटाई के लिए या उनकी साफ़ सफाई के लिए, तो हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख लेते हैं अपने पास। और कई 2-3 महिलाएं जो हैं वो तो हमारी परमानेंट हैं, जो कि आती जाती रहती हैं कि कभी मान लीजिए किसी को कुछ आवश्यकता पड़ गई तो वो चले जाते हैं, बट 2 महिलाएं परमानेंट हैं। तो हमारे पास ये है कि हमने महिलाओं को ही काम पे रखा है, तो जिससे कि अच्छे उनको पैसे देते हैं, उनका घर चल रहा है, उनका भी रहने का स्तर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और सभी बहुत खुश हैं काम करके। एक उनको पहचान मिलती है कि वो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम में उनको सम्मान मिलता है, और वो बड़ा गर्व महसूस करती हैं हमारे साथ काम करके। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी जो है वो तमाम बातें कही, उनको बहुत गर्व महसूस होता है, उनको बहुत सम्मान मिलता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम केवल अपने घर में बैठकर अपने परिवार के लिए केवल खाना बनाने के लिए या उनका पालन पोषण करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारे अंदर और भी कई ऐसी छिपी हुई खूबियां हैं जिनको हम समय समय पर उभार सकते हैं और देश और दुनिया के सामने लाकर ये कह सकते हैं कि जी हाँ, नारी किसी से कम नहीं। डॉक्टर पूनम, ग्रामीण और खेतीहर महिलाओं के लिए पिछले सालों में क्या कुछ खास कार्य किए गए हैं? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मैं चाह भी रही थी कि ये प्रश्न पूछा जाए। बात होती है जब किसान कल्याण मंत्रालय की सबसे प्रमुख बात होती है कि हम लोगों ने निधियों का आवंटन किया हुआ है। 30%, कम से कम 30% निधियों का आवंटन महिलाओं के लिए होना चाहिए। जितनी भी लाभार्थी उन्मुखी योजनाएं हैं, जैसे कि हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, या फिर बागवानी मिशन है, हमारी सतत मिशन है, हमारी मशीनरी पे मिशन है, सभी पे हमारे मिशन है, स्कीम है और कार्यक्रम है। जहाँ जहाँ लाभार्थी की बात आती है, यानी कि जहाँ पर कृषकों की बात आती है, वहाँ पर ये भारत सरकार ने राज्यों को आदेश दिया हुआ है कि, आदेश मत कहिए, एक तरह से एडवाइस कहा हुआ है कि आप लोग 30% कम से कम निधियों का आवंटन महिलाओं के लिए करेंगे। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अब सब्सिडी का प्रावधान है। जैसे कि हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसमें हमें 10% अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे ही मशीनरी की जितनी भी औजार होते हैं, मशीनरी के जितने भी उपकरण होते हैं, इवन उपस्कार होते हैं, जो भी हम मशीनरी में महिलाएं जब जाती हैं उसको लेने के लिए राज्यों में स्कीम के अंतर्गत उसको खरीदने जाती हैं या उसके लिए अपना एप्लीकेशन डालती हैं, तो उनको 10% ज्यादा सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो जहां बात आती महिलाओं की, और दूसरी बात है कि महिला किसान दिवस हम पिछले 2018 से लगातार मना रहे हैं, हर साल हम मनाते हैं, ये उद्घोष करने के लिए कि महिलाएं सशक्त हैं और महिलाओं को बस अवसर की आवश्यकता है, वो आगे बढ़ सकती है। महिला कृषक क्योंकि सभी जगह उपस्थित है, और सबसे मुख्य बात है कि जब हमारे मंत्रालय की बात आती है तो हम कार्य करते हैं महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए। मैं खुद संयुक्त निदेशक हूँ नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर की, यानी कि राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र की, जहाँ पर कि हम बात सिर्फ महिलाओं के बारे में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितनी भी स्कीमें चल रही, जितने मिशन सब मिशन है, सब में महिलाओं को संपूर्ण भागीदारी मिल सके, जितना उनको मिलना चाहिए उससे अधिक भागीदारी वो पा सके, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और भारत सरकार सबसे बड़ी बात आती है मुख्य धारा में लाना, जिसको मैं शुरू से कह रही हूँ, क्योंकि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 से ही बात हो गई थी कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाए, स्टैंड अलोन कार्यक्रम की बात ना हो, यानी कि एक महिला विषय कार्यक्रम ना हो, कि महिला पे केंद्रित कार्यक्रम में कार्य होना चाहिए कि महिलाएं एकदम बराबर खड़े होकर कार्य कर रही है, तभी तो हम उज्जवल होने की बात कर सकेंगे, उज्जवल भविष्य की बात कर सकेंगे। तो इस तरीके से भारत सरकार कार्य करी। बहुत सारे
नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं जो महिलाओं के लिए हो रहे हैं, उसमें कृषक भी भाग लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए हम स्पेशल प्रोविजंस करते हैं। बिल्कुल, फोकस रहता है महिलाओं के फोकस ऊपर। कार्यक्रम किए जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु, महिलाओं को कुशल बनाने के लिए क्या किसी तरीके के उनको जो प्रशिक्षण है, क्या वो भी उनको दिए जाते हैं अगर वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आना चाहें या फिर पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहें? क्या किस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है? इसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जैसे कि बात हो रही है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको उनको सशक्त करना होगा। तो सशक्त करने के लिए क्या चाहिए? जानकारी कैसे? तकनीकी जानकारी, ताकि वो काम को शुरू कर सकें। तो ऐसे अगर कृषि और कृषि संबंधित अगर विषय की बात करें तो कई विषय हैं जिसमें काम हम लोग प्रशिक्षण आयोजन करते हैं। जैसे बात बताई कि पशुपालन में महिलाएं अच्छी भूमिका निभा रही हैं, ठीक है, वो अच्छा करी, पर हम क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण के द्वारा उनकी ही जो जानकारी है उसको और बढ़ा देते हैं, ताकि वो एक उसको व्यवसाय यानी कि एक बिजनेस के रूप में, उद्योग के रूप में शुरू कर सकें। तो हमने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम दिया है व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि इस कार्यक्रम को करके वो अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकें या जो कर रहे हैं उसको और अच्छा निखार सकें, ताकि उनकी आय जो है बढ़ सके। और जो हमारा सपना है कि 2022 तक दुगनी आय हो, वो इन्हीं से हो सकता है जब तक हम कृषि के साथ कृषि संबंधित उद्योगों को ना लेके चलें। जब तक हम नहीं लेके चलेंगे तो हमारा दुगनी आय का सपना पूरा नहीं हो सकता। खाली कृषि से आपका उद्योग नहीं, एक बिजनेस के रूप में तभी आपको लेना पड़ेगा। कृषि को आज के समय में बात करूं तो एक व्यवसाय के रूप में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप दुगनी आय कर सकते हैं। चाहे वो हमारी महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, दोनों को तभी लेके चलना पड़ेगा। तो इसी में हम कृषि विज्ञान केंद्र उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं, जिसमें आपका मधुमक्खी पालन भी है, क्योंकि महिलाएं आजकल मधुमक्खी पालन में भी आ रही हैं। हमारी 2 महिलाएं ऐसी हैं जो अभी पिछले साल, 2 साल पहले दोनों मधुमक्खी पालन में दोनों ने प्रशिक्षण लिया, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिया, और आज वो खादी ग्राम उद्योग से वित्तीय सहायता लेके एक कहेंगे कि यूनिट अपना शुरू कर दिया 25 बॉक्स का, जिसमें वो हनी का उत्पादन करती हैं और दिल्ली के शहरों में बेचती हैं। तो ये भी एक उद्योग है। तो फिर हमारा है मशरूम उत्पादन, इसमें भी हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें फिर वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, आज ये अब बात करेंगे, इसमें भी हमारी एक महिला है और हमारे वो उज्जवा गाँव से ही हैं, जो कि भूमि संजीवनी के नाम से खुद ही खाद बेचती हैं। उनके पति ये है कि ज़रूर मदद करते हैं बनाने, पैकिंग करने में, बेचती वो खुद ही हैं। और उनका तो अब ये हो गया कि वो डोर टू डोर डिलीवरी भी करने लग गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा सा कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है, तो हम इसका उपाय क्या है, तो ये है कि आपने फ़ोन किया, आपके घर पे सामान आ गया। तो इस तरीके को भी अपनाया जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, क्योंकि हर शहरों में हर घर में 4-3 गमले होते ही हैं और हर एक को इस खाद की ज़रूरत होती है, तो फिर एक अच्छा शुद्ध खाद भी उनको मिल जाता है और हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको एक पैसे की आमदनी अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर माली प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें हम लोगों का जो कि कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माली प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को भी हम लोग इनरोल करते हैं उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। चाहे वो युवतियां हैं, खासकर युवक युवतियों को लिया जाता है, जिससे 21 से 35 वर्ष के युवक युवती होते हैं, तो युवतियों को भी हम खासकर प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आप भी करिए इस काम को। तो आ भी रही हैं। तो इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक आत्मनिर्भर तो हो ही हो, एक काम भी उनको मिले, एक रोजगार मिले, और वो अपने पैरों पे तभी वो खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है कि पुरुष और महिला जो है वो एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं, एक के बिना दूसरा बिल्कुल ही अधूरा है। तो जहां हमारे पुरुष किसान भाई हैं, अगर वो खेती किसानी के क्षेत्र में या पशुपालन या किसी भी खेती से जुड़े किसी भी क्षेत्र में अगर जुड़े हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं पीछे हैं। महिलाएं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम उनका हमेशा आगे ही रहता है। कविता जी, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के बारे में, तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके बीच ज़्यादा जो है वो उनको लगता है कि उनके लिए लाभकारी हैं? देखिए, मैं जितना भी थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, मैं 1-2 योजना ऐसी बताऊंगी जो मुझे देख के लगा कि वाह,
इसमें कितना इनके जीवन में जो बदलाव आया है, कितना कॉन्फिडेंस आया है। एक तो है देखिए उम्मीद, एक योजना है उम्मीद जो जम्मू कश्मीर में चली और बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें महिलाओं को ऋण भी दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप बने जिसमें उनका जो भी वो काम करी थी, ये ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ अगर एक मशरूम उगाएंगी तो ही है। इट वाज ओपन कि अगर मैं चाहूँ तो मैं मधुमक्खी पाल रही हूँ, कोई सब्जी उगा रहा है, कोई रोज कोई फूल उगा रहा है, तो जो भी काम जो महिला करती थी उसको उसमें गाइडेंस भी थी और ऋण भी था सरकार की तरफ से। तो एक इस योजना से मैंने देखा है जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं और जो लड़कियां थी वो बहुत आगे उभर कर निकल कर आई। दूसरी मैं उज्ज्वला योजना तो आप सब जानते हैं कि कितनी बढ़िया थी, और इसका जब लॉन्च था तो मैं उसमें उसकी फिल्म में थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व थी, क्योंकि मेरा जो पहला वाला करियर है वो छूटता नहीं है, वो भी बीच बीच में आ जाता है। तो उज्ज्वला योजना से जो देखिए कि महिलाओं की सेहत पर, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड था इसलिए मैंने मेंशन करा कि उनकी जो लंग कैपेसिटी थी वो कितनी बड़ी, जब उनको कोयले से निकाल करके मतलब उसके यूसेज से निकाल कर गैस सिलेंडर दिया गया तो उनकी जो लंग्स की हेल्थ थी, जो उनकी ओवरऑल जो महिलाओं का स्वास्थ्य था वो कितना इम्प्रूव हुआ है। शायद लोग ये नहीं जानते, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें सिलेंडर की सहूलियत मिली है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और बहुत ही सराहनीय प्रभाव पड़ा है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि हम लोग जैसे एक लंग टेस्ट होता है जिसको कहते हैं PFT टेस्ट, वो बिफोर एंड आफ्टर अगर हमने करके देखा है तो उसमें एक मतलब हमारा अपना एक NGO का डेटा है जो ये जिससे ये पता चला कि अरे वाह, जब से इन्होंने स्विच करा है धुएं से निकलकर अंगीठी और चूल्हे से निकलकर जब सिलेंडर पे आई हैं, 2-3 महीने में ही महिलाओं का जो था अंदरूनी स्वास्थ्य इतना इम्प्रूव हुआ है। तो एक तो ये, और तीसरी बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पीछे मैं अभी जयपुर गई थी और राजस्थान का कुछ एक इवेंट था। बहुत खुशी की बात बता रही हूँ कि 23 साल की एक छोटी लड़की वहाँ के ग्राम की जो प्रधान बनी। आप सोचिए कि कितनी तारीफ है, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं सोचकर कि इतना भारत हमारा बदल गया है भारत कि 23 साल की लड़की प्रधान बन गई है गांव की, और वो इतनी छोटी प्यारी सी लड़की थी, वो जीन्स टी-शर्ट पहन के मुझे मिली तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये प्रधान है। बोले मैडम हम बहुत अब आगे एडवांस हो गए हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हमारे गाँव में सब लड़कियों को कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं। तो आप देखिए यही तो है चेंज की लहर, यही है बदलाव। जी बिल्कुल। तो ये सब जो छोटी मैंने आपको बातें बताई ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे अनुभव भी जो है वो हमें आगे भी बढ़ाते हैं और लोगों को समझने में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं, हमारी सोच को और भी ज्यादा डेवलप करते हैं। और अनुभव इस तरीके के होने चाहिए जो आपको उम्र भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको याद रहे। रुचि जी, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी और किस तरीके के काम जो है वो आप कर रही हैं, अगर हम बात करें महिलाओं को आगे बढ़ाने में, या फिर अगर हम बात करें आपके खुद के करियर की, तो किस तरीके से ये और ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं को और तरीके की मदद की बात है, हम लोग सोशल अवेयरनेस भी करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनको अवेयर करते हैं। फंड्स वगैरह भी हम लोग अगर उन्हें चाहिए होता है तो हम उनको कुछ सेविंग्स उनसे हर महीने जो है वो कुछ फंड्स हम एक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी पैसे की तो ये उनको लोन नहीं लेना पड़ेगा, उनका अपना पैसा ही जो है वो उनको काम में आ जाएगा। तो एक फंड्स की उनको बहुत बड़ी हेल्प होती है। छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, कभी कभी बहुत छोटा छोटा लोन चाहिए होता है, तो वो अपना ही पैसा वो अपने उसमें कंज्यूम कर सकती हैं। तो ये कि बहुत बड़ी मदद है। फिर उसके बाद हमने हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए हम मेडिकल चेकअप्स वगैरह जो हमारी सोसाइटी में अरेंज होते हैं, तो उसके लिए हम उनको स्पेशल प्रेफरेंस करके उनके मेडिकल चेकअप्स, आई टेस्टिंग है या कभी कुछ ब्लड शुगर टेस्टिंग है, ब्लड टेस्ट वगैरह है, वो हम करवाते रहते हैं। मतलब हर 5-6 महीने के बाद जो हमारा स्टाफ है उसके लिए हम करवाते हैं। तो ये उनको एक ये छोटा सा बेनिफिट है। मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है, घर के जैसे। मतलब कभी भी अगर आप किसी लेबर को लेबर की तरह नहीं, अपने घर की तरह, अपनी बहन की तरह या अपने बराबर में अगर उसको ट्रीट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब प्यार जो है वो आपसे कुछ भी करवा लेता है। तो कभी कभी जैसे मैं नहीं काम कर रही हूँ तो वो मुझे पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं। ज़रूरत नहीं होती कि मैं ही काम करूँ। वो ये अगर मैं नहीं कर रही हूँ या जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरा काम रुका नहीं है। बिल्कुल, पीपल आर डूइंग माई वर्क। सो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे भी होता है और उन्हें भी होता है। बिल्कुल।
तो वो ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्तर जो है वो कभी ऊंचा नीचा नहीं होता है, हर एक इंसान जो है वो समान है। यही हमें बचपन में जब हम अपने कहीं स्कूल में जाते हैं तभी हमें ये सिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं बचपन की बातें हमारे अंदर जब हम उन्हें अपने जीवन के अंदर जब हम उन्हें शामिल कर लेते हैं तो हमारी सोच में एक जो है बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक जो पर्दा है वो हमारी आंखों से उठता है। डॉक्टर पूनम, ये बताइए कि कृषि के क्षेत्र में महिलाएं कई तरह के यंत्रों का भी जो है वो इस्तेमाल करती हैं, तो किस तरह के यंत्र वो आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे उन्हें किसी तरीके के कोई घाव भी ना लगे, और जैसे जिस तरह के वो कपड़े जो है वो खेतों में पहनती हैं ढीले या फिर कहें साड़ी वगैरह, तो कैसे उनको उन यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनको किसी तरीके की कोई हानि ना पहुंच पाए? धन्यवाद। कृषि क्षेत्र में महिलाओं पे यंत्रों पे एक बहुत ही बड़ा शोध का विषय है, काफ़ी सारा कार्य हो रहा है। सबसे ज़्यादा कार्य इसमें ICR कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके KVK भी आप कृषि विज्ञान केंद्र से मैडम भी आई हुई हैं। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारे अलग अलग तरह के शोध करके नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं और उसको खेतों में लाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए भिंडी काटना है तो भिंडी में आप हमेशा देखोगे रेशे होते हैं, तो भिंडी प्लकर्स, माफ़ कीजिएगा इसमें अधिकतर शब्द मुझे अंग्रेजी के इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो यंत्र होते हैं, ये अधिकतर यंत्र जो हैं ये महिलाओं के लिए बने हैं और ये काफ़ी सारे शोध के बाद बने। तो मैं कुछ आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि भिंडी काटना है तो भिंडी प्लकर है, या फिर जो आपके ढीले कपड़े पहनती हैं, तो जब जैसे कि महिलाएं रुई, जब कॉटन आप जानते हैं रुई का जहाँ पर प्लकिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, जहाँ कटाई करते हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा उनको चोट लगने का डर होता है, तो उनके लिए एप्रन बने हैं जो कि इसमें मदद करते हैं। इसी तरीके से हम और बात करें, जैसे कि जब खेतों में बहुत पानी होता है और हर क्षेत्र में हर तरह का यंत्र इस्तेमाल नहीं होता है, तो क्षेत्र विषय यंत्र है, क्षेत्र स्पेसिफिक यंत्र हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा यंत्र इस्तेमाल हो। जैसे कि आप जाओगे जहाँ छोटे छोटे खेत हैं और जहाँ पर कि महिला काफ़ी ज़्यादा रुपाई की जाती है, जहाँ पर बहुत धान की खेती होती है, वहाँ कोनो वीडर का इस्तेमाल होता है, या फिर आपको यदि निराई करनी है तो उसके लिए और भी बहुत सारे यंत्र हैं जो वीडर्स में आते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको ट्रांसप्लांटिंग यानी कि जब आपको धान की रोपनी करवानी है, जब धान की रोपनी होती तो उसके लिए राइस ट्रांसप्लांटर्स आ गए हैं जो 4 रो और 6 रो करके आते हैं, 8 रोज तक भी आ गए हैं। तो इस तरीके से काफी सारे यंत्र, प्रसंस्करण की बात करें तो लुधियाना में बहुत बढ़िया सेंटर है जो कि सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, यंत्रों पे काम कर रहा है, प्रसंस्करण इकाइयों पे काम कर रहा है। उसने बहुत सारे यंत्र डेवलप किए हैं, बहुत सारे यंत्र बनाए हैं और उनको ला दिया है किसानों के बीच में। किसान उनको खरीद सकते हैं, किसान उनसे अपनी इकाई प्रसंस्करण की शुरू कर सकते हैं। इसमें उदाहरण है दाल मिल है, आंवला की जूस निकालने की मशीनें हैं, और ऐसे ही आप देखोगे कि ICR, क्योंकि ये सारी ICR का है। बिल्कुल, जो कई तरह के यंत्र हैं वो हमारी महिला किसानों के लिए भी जो है वो आए हैं, जिन्हें वो आसानी से खेती किसानी के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकती हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम सशक्त नारी उज्जवल गांव। आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पर क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस पावन दिन पर हम यहां पर बात कर रहे हैं तमाम उन महिलाओं के बारे में जो कि कृषि के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रही हैं और कैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है वो खेती और किसानी से जुड़कर और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं
और देश को भी तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जा रही हैं। डॉक्टर पूनम, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। एक बहुत ही अहम परियोजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, क्या बताएंगी इसके बारे में और किस तरह से ये जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए कैसे ये लाभकारी है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है। इसके अंतर्गत महिलाओं को कृषि में आजीविका के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है तथा तरह तरह के इसमें बेसिकली राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्य करता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस काम करते हैं, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस काम करते हैं, जो कि राज्यों में होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स लाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आकर के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूरा एक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं। इसके पश्चात महिलाओं को जोड़ा जाता है। ये मुख्यतः क्लस्टर या आप कहिएगा ग्रुप अप्रोच, यानी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स के माध्यम से ये कार्य करता है, जिसमें अभी तक लगभग 38 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं तथा उम्मीद है कि आगे और भी महिलाएं लाभान्वित होंगी। तो ये परियोजना काफी अच्छे तरीके से गांव में काम कर रही है, जिसमें कि ग्रामीण में कृषि में आजीविका को लाया जा रहा है। इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता है कि आपके पास अपनी जमीन हो या अपना खेत हो। महिलाओं को प्रोडक्शन से लेके यानी से प्रसंस्करण तक के लिए सब तरह का सहयोग, उनको मार्केटिंग, उनको हर तरह के चैनल्स जिसको हम वैल्यू चेन मैनेजमेंट कहते हैं, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं को सारी अवसर दिए जाते हैं कि कैसे करके वो अपने घर की आय को बढ़ा सकें। और ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय सभी महिलाओं को उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से कई बार कन्वर्जेंस के साथ, क्योंकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जिसको छोटे शब्दों में MKSP भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। आत्मा जो कृषि मंत्रालय के स्कीम के अंतर्गत है, आत्मा जो आप सब जानते होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा जिले में उपस्थित ऐसे केंद्र है जिनको कि सारे किसान जानते रहते हैं, जहां किसान हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये इनके माध्यम वो जुड़ती हैं और साथ में आत्मा से भी विभिन्न तरह की योजनाओं के लाभ उठा सकती हैं। तो इसीलिए काफी अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा पहल है। 2010 में शुरुआत हुई थी इसकी। बिल्कुल, तो बिल्कुल डॉक्टर पूनम, काफी अच्छी जानकारी जो यहाँ पर वो आपने दी है। डॉक्टर ऋतु, आपसे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो है वो आप काफ़ी जो है वो हमारी जो महिला किसान बहनें हैं आप उनको अच्छा प्रशिक्षण भी जो है वो देती हैं। किस तरह से अगर वो स्वयं सहायता समूह बना के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो कैसे कर सकती हैं? देखिए, क्योंकि हमारी महिलाएं सक्षम पूरी हैं, बस उनको एक बाहर निकलने की हिचक होती है कि अकेले मैं, जैसे मैं अपनी बात करूं कृषि विज्ञान केंद्र की, तो हमारा उज्जवा गाँव है जबकि दिल्ली शहर है, पर फिर भी वहाँ की महिलाएं कहती कि हम जी बैंक जब जाते थे तो चप्पल उतार के जाते थे, तो उनको नहीं मालूम था कि कैसे जाना होता है, तो बड़ा डरते थे। तो जब हमने उनका कि समूह बना दिया कि सब मिलके आ जाएं, तो उनको बहुत अब हिम्मत है, अब आराम से बैंक जाती हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है संगठित होने का। तो स्वयं सहायता समूह बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी आप कोई भी आपके यहाँ संस्था काम कर रही है, आपके ज़िले में, आपके गांव में, या कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 10 कम से कम 10 महिलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा 20 के अंदर ये होनी चाहिए महिलाएं। और महिला, इसे ये ज़रूरत नहीं सिर्फ महिलाएं हो, ये मिश्रित भी हो सकता है, यानी कि महिला पुरुष दोनों, या पुरुष भी हो सकता है। तो 20 से कम ही होनी चाहिए। और फिर इनका एक पास होता है कि हमने ये समूह बनाया है और हम ये हर महीने एक राशि तय कर लेते हैं। अब एक ही स्तर के इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग लें, एक ही तरीके कमाने वाले लोग लें, ताकि वो पैसे अपना एक दे सके। उसमें कुछ निर्धारित कर दी जाती है, कहेंगे रकम कि हर महीने हम इतना जमा करेंगे, और जब किसी को ज़रूरत होती है, किसी को घर का काम कराना है, किसी को दुकान का काम कराना है, तो वो उसी समूह से ऋण लेती हैं और उस ऋण से अपना वो काम करती हैं और फिर वो ब्याज देके वो ऋण चुकाती हैं। वो जो ब्याज आता है वो समूह की सभी महिलाओं में बराबर बंटता है। फिर आती है बात कि वो पैसे एक महिला के पास होंगे तो दिक्कत है, तो उसके लिए भी उपाय है। आपका जो भी गाँव के पास बैंक है, वहाँ पे समूह के नाम से फलां समूह, फलां स्वयं सहायता समूह या दुर्गा स्वयं सहायता समूह, कोई भी नाम रख के एक हम खाता वहाँ पे खुलवाते हैं, जिसमें आपका पैसा भी आपका बैंक में सुरक्षित रहता है। किसी एक के ऊपर नहीं आता कि उस महिला के पास ही है, तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर इस तरीके से फिर इस महिला, अब स्वयं सहायता समूह बना, ये तो आपसी काम हो गए। फिर इस स्वयं सहायता समूह को कई सरकारी योजनाएं से आसानी से जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही कहेंगे पंजीकृत मानी जाती हैं। नाबार्ड ने इनको बोला हुआ है कि आप पंजीकृत संस्था हैं स्वयं सहायता समूह। तो वो अब किसी भी योजना है, चाहे वो कृषि मंत्रालय की हो
चाहे बाल विकास मंत्रालय की हो, चाहे ग्रामीण मंत्रालय की हो, कोई भी योजना है, स्वयं सहायता समूह उसको सीधा अप्रोच कर सकता है किसी भी काम के लिए, चाहे वो भेड़ बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मशरूम उत्पादन हो, या सिलाई का सेंटर खोलना हो, या आसपास के स्कूल के यूनिफॉर्म सिलने का सेंटर खोलना हो, तो उन सब के लिए उनको ऋण वहाँ से स्वयं समूह को मिल जाता है। इसमें ये फायदा होता है कि एक महिला पे ही ऋण का सारा बोझ नहीं आता, सभी महिलाओं पे बराबर आता है। तो इसमें होता है कि उनको ऋण चुकाने में दिक्कत नहीं होती। तो वही कहते हैं ना, संगठन में है शक्ति, तो ये बिल्कुल सत्य है। और हमारे ऐसे स्वयं सहायता समूह कई चल रहे हैं। एक मैं बताना चाहूँगी, दक्षिण भारत में एक समूह है महिलाओं का, कृषि सहाई। वो क्या करती हैं महिलाएं, वो कृषि आधारित काम करती हैं। वो सिर्फ आपका धान का रुपाई से लेके उसकी दाना निकालने तक का काम करते हैं। यानी कि उनको किसान ठेका दे देता है कि आपका ये ठेका मेरे धान का खेत का आपने काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हम जो हमें काम आते हैं उन्हीं काम को एक हम रोजगार के रूप में ले सकते हैं। तो पर ये तभी हो सकता है जब संगठित आप हो। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर ऋतु, कि संगठन में है शक्ति, और ये हम सबको जो है वो समझना होगा। कविता जी, चलते चलते यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आप लोग और आगे क्या कुछ काम करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी शहरी महिलाएं उनको कई तरह की सहूलियत जो है वो मिल जाती है फिर भी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं उनको काफी हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो किस तरीके के काम आप इसमें और आगे करने वाले हैं और कैसे आप उनको और भी ज्यादा मदद करेंगे? देखिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण जो है उस पर कुछ काम हम करते हैं, और वो जो है उसमें भी ग्रामीण महिलाओं का सहयोग हम लेते हैं, क्योंकि अपना आसपास का गांव, गली और इलाका किस तरह से साफ रखना है, किस तरह से पेड़ पौधों की संरक्षण करना है, और नदी, पानी, जल, उसको हमें प्रदूषित नहीं करना है। तो ये सब जो है ना, आजकल की हर महिला, मैं कहती हूँ गाँव की महिलाओं को बहुत खूब समझ आता है। तो उनके साथ मिलकर हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे और पर्यावरण पे अच्छा काम करेंगे। ऐसे गुणकारी पौधों और पेड़ों को और लगवाएंगे महिलाओं के साथ मिलकर के, ताकि आगे फायदा हो। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए एक लाइन, कि सरसों की पीच सी, जो गांव की, ये ग्रामीण महिलाओं के लिए स्पेशली है, कि सरसों की पीच सी, बरखा की छींट सी, बरखा की छींट सी, मैं नारी हूँ मुझे पनपने दो, मैं नारी हूँ मुझे पनपने दो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब आपने ये जो बात यहाँ पर कही है वो बहुत उम्दा है। और चलते चलते रुचि जी, यहाँ पर मैं आपसे भी अंत में पूछना चाहूँगी कि आगे किस तरीके के कदम आप लोग उठाने वाले हैं महिलाओं को और भी ज़्यादा सशक्त करने के लिए? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले महिलाएं उत्पाद तो बना लेती हैं, अब बाज़ार में बेचें कहाँ? बाज़ार में बेचना सबसे मुश्किल कार्य है। तो जैसे हमारा काम था, तो हमने इस कार्य के लिए सोशल मीडिया का काफ़ी सहारा लिया। कोविड की शुरुआत जब हुई तब तो एकदम काम बंद हो गया था कि समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया, अपने सारी महिलाओं को इकट्ठा किया कि हाँ नहीं, काम तो करना ही है। फिर चूँकि हमारा उत्पाद बहुत अच्छी क्वालिटी और बिना केमिकल्स के था, तो हमारे पास डिमांड भी आने लगी। फिर हम सारी महिलाओं ने एक साथ फिर से बहुत सावधानी बरतते हुए सीधे किसानों से हमने माल खरीदा। हमने मंडी जाना पूरी तरह अवॉइड किया कि भाई किसानों से डायरेक्ट माल लेंगे। जो जैसे मंडी में जो आढ़ती हैं उनका कमीशन होता है, तो अगर हम डायरेक्ट किसान से लेते हैं और उतने ही पैसे अगर हम किसान को देते हैं, तो उन महिलाओं को, उन किसानों को भी डायरेक्ट फ़ायदा है जी। तो इस तरीके से हमने बहुत सावधानी बरतते हुए अपने सारा माल खरीदा, सारी सब्जियाँ वगैरह खरीदी और फिर उनको प्रोसेस किया। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के हमने मार्केटिंग करी। अपने महिलाओं को आसपास में हमने धीरे धीरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे हमारे, उनमें लोगों को फ़ोन करके बताया कि जी इस तरीके का काम हम कर रहे हैं और आप हमसे सामान खरीदिए। तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और काफ़ी काम आया हमारे पास। और एक जब लोग ये कहते हैं ना कि आपने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया, तो सारे लोगों को इतनी खुशी होती है, इतना उत्साहवर्धन होता है कि हम और उत्साह से लग जाते हैं। बिल्कुल, तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं और आज का हमारा कार्यक्रम देखकर
काफ़ी महिलाओं को जो है वो जोश मिला होगा और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा होगा कि वे भी किसी से कम नहीं। आप सब यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना समय दिया और कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातचीत हमारे आज के कार्यक्रम में रही, उसके लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को दूरदर्शन किसान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।